हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सीक्वेंस क्या है उसका डेफिनेशन देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो, और उस पे बेस्ड थ्योरम्स और एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर पे देखा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अंत तक देखिए और आराम से कूल माइंड से देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या है। तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है? जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, ऐसा सीक्वेंस जो दोनों में से कोई एक हो, या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो दोनों में से कोई एक हो तब हम इसको मोनोटॉनिक सीक्वेंस बोलते हैं। दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकता। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग अब क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कब कहलाता है? अगर सीक्वेंस के आगे आने वाले टर्म्स पहले वाले टर्म्स से बड़े हों। देखिए यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, Sn प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल Sn। n प्लस वनथ टर्म nth टर्म से बड़ा हो फॉर ऑल n। इसका मतलब ही है कि सीक्वेंस के आगे आने वाले टर्म्स अपने पहले टर्म्स से बड़ा होता जाए तब हम उसको, या इक्वल हो तब हम उसको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, अगर आगे आने वाला हर टर्म अपने पहले टर्म से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पर इक्वल नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, तब हम इस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हैं, 3 से 5 बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, 9 7 से बड़ा है। तो हम इस सीक्वेंस में देख रहे हैं कि क्रमशः आगे आने वाले टर्म्स अपने पहले वाले टर्म्स से बड़ा है। तो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। अब मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, जब बाद में आने वाला टर्म्स अपने पहले वाले टर्म्स से छोटा होता जाए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, ए सीक्वेंस Sn is called monotonic decreasing if Sn plus 1 is less than or equal n Sn for all n। मतलब Sn plus 1 यानी n plus 1th टर्म छोटा है nth टर्म से, मतलब आगे आने वाला टर्म्स पहले वाले से छोटा होता जा रहा है, तब हम इसको मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1 1/2 1/3 1/4। यहाँ देख सकते हैं 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है। तो आगे आने वाले टर्म्स छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिमिट। सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? तो इस sequence Sn be a sequence of real numbers, then the number L is said to be limit of the sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal m। आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं इस डेफिनेशन को रीड किया हूँ तो वाकई में इस डेफिनेशन को आप रीड करके नहीं समझ सकते।
इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल के बाद फिर से हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए 1/n एक सीक्वेंस है। कुछ यहाँ से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे। ये डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई भी नंबर एल इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है। कब कहलाता है? अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। आप एप्सिलॉन को 1/10 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन को 1 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन को 1/100 भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है जीरो से बड़ा हो। तो एप्सिलॉन हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, कितना छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो उसको एप्सिलॉन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी एप्सिलॉन ले लें, कितना भी छोटा ले लें, एक फिक्स टर्म के बाद एक ऐसा टर्म मिलना चाहिए सीक्वेंस में जिसके बाद देखिए वो टर्म क्या लिखे हैं यहाँ पर, एम। इस एम के बाद आने वाला एन है, मतलब mth टर्म के बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं और लिमिट का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन खुद बहुत छोटी रियल नंबर है, उससे भी छोटा है इन दोनों का डिफरेंस। इस डिफरेंस से भी छोटा है इन दोनों रियल नंबर्स का डिफरेंस, मतलब सीक्वेंस के टर्म्स एल के काफ़ी करीब हैं। एस एन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू एल, लेकिन कब? आफ्टर ए फिक्स नंबर, फिक्स टर्म्स एम। mth टर्म के बाद इस सीक्वेंस का हर टर्म एल के काफ़ी करीब है। तब हम बोलते हैं कि एल क्या है? सीक्वेंस का लिमिट है। और इसको सिंबॉलिकली ऐसा भी लिखते हैं, अगर एल इस सीक्वेंस की लिमिट है तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एल। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 1/n एक सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या होगी? 0। अब कैसे देखेंगे? देखिए 1/n की लिमिट 0 है। क्यों है 0? अगर हम एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, जो भी चाहे बस 0 से बड़ा हो और कितना भी छोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन को ले लेते हैं 1/10। तो एप्सिलॉन को 1/10 इस डेफिनेशन में फिट कर रहे हैं। तो एस एन की जगह 1/n, लिमिट 0 इज लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन की जगह 1/10। तो इस एप्सिलॉन के लिए हमको ऐसा फिक्स एम मिलना चाहिए जिसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो वो फिक्स नंबर कौन सा है? 11। 11 के बाद n की कोई भी वैल्यू रखें, अगर यहाँ पे n की जगह 11 रखेंगे तो क्या होगा? 1/11 लेस देन 1/10। n की जगह 12 रखें तो 1/12 भी 1/10 से छोटा है। n की जगह 13 रखें तो 1/13 भी 1/10 से छोटा है। मतलब ये हमारा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है 11 जिसके बाद से ये कंडीशन सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। 11 से बड़े कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम रखें ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस एप्सिलॉन के लिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है? हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा मिलना चाहिए। तो चलिए अब एप्सिलॉन को बदल के भी देख लें। अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ 1/100 रख दें तब भी से हमको वो टर्म मिल गया। अब टर्म क्या मिला? 101। तो 101 अब हम रखें तो 1/101 1/100 से छोटा है। 102 भी रख सकते हैं क्योंकि 101 से बड़ा है। हम n की क्या वैल्यू रखेंगे? 101 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें, ये सेटिस्फाई होगा, देख सकते हैं। तो हम एप्सिलॉन को 1/100 लेते हैं तब भी से हमको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। अब एप्सिलॉन की जगह 1/10⁴ रख दें तब भी से हमको एक पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला? 1,000,001। इससे बड़ा कोई भी इंटीजर हम रखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। मतलब हम एप्सिलॉन को बदल बदल के देख रहे हैं, लेकिन हर एप्सिलॉन के लिए हमको
एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर मिल ही रहा है जिसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि 0 1/n की लिमिट है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एप्सिलॉन बदल रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी बदल रहा है। देखिए एप्सिलॉन की जगह 1/10 लिए तो यहाँ 11 आया, एप्सिलॉन की जगह 1/100 लिए तो 101 आया। तो देखिए एप्सिलॉन बदलने से ये फिक्स पॉजिटिव इंटीजर बदल रहा है, आगे और भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर m होता है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। दूसरा रिजल्ट ये ध्यान रखिए कि आप लोग सोचिए जरा कि 11 की जगह अगर यहाँ पे 15 रख दिया जाए, 11 की जगह अगर यहाँ पर 15 रख दिया जाए, 12 रख दिया जाए, 20 रख दिया जाए, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो देख लीजिए, अगर चलिए 11 की जगह 15 रखते हैं, 15, इसका मतलब क्या है, n जो है 15 से बड़ा लेना है। तो 15 से बड़ा लीजिए कोई भी n, 16 लीजिए तो 1/16 1/10 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। और भी कोई नंबर ले लीजिए 15 से बड़ा 20, तो 1/20 1/10 से छोटा होता है। और भी नंबर ले लीजिए 15 से बड़ा कोई भी 30 रख दीजिए, 1/30 1/10 से छोटा होता है। तो अगर हम इस 11 की जगह इससे बड़ा कोई और नंबर रख के देखें तब भी से ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ये ध्यान रखिए, जैसे ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, m की कोई भी वैल्यू होगी, अगर हम m की जगह इससे भी बड़ी वैल्यू रख दें तब भी से ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। लेकिन इससे छोटा रख के देखें तो ज़रूरी नहीं करे, जैसे 11 से छोटा रख के देखिए 9 रखिए, 9 से बड़ा नंबर क्या है, 10 है। 10 को रखेंगे 1/10 1/10 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। मतलब 11 से छोटा नंबर यहाँ पर रखें इस 11 की जगह, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस 11 से बड़ा नंबर यहाँ पर रखें तो ये 100% सेटिस्फाई करता है। तो अब आगे थ्योरम्स में यूज़ होगा, आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर इस m की जगह बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करें तब भी से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए लिमिट का डेफिनेशन। कोई रियल नंबर एल इस सीक्वेंस एस का लिमिट कहलाता है। कब कहलाता है? अगर कोई भी एप्सिलॉन ले, देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन की कई वैल्यू लेके देखें, हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा फिक्स पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए जिसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन मतलब एन सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं एल के काफ़ी करीब हो जाए। तो मुझे विश्वास है कि अब समझ में आ गया होगा। आगे हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं लिमिट पे। लिमिट -1 टू द पावर n का जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करता। 1/n की लिमिट तो अभी हम प्रूफ किए कि 1/n की लिमिट 0 एग्जिस्ट करता है, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। अब हम ये सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करता है और क्या है, एल इसकी लिमिट है। तो अब हम एप्सिलॉन, मैं पहले ही बताया एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसकी ये लिमिट एल है तो हर एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ क्या ले रहे हैं, 1/2। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 के लिए भी एक पॉजिटिव इंटीजर m होगा जो ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सीक्वेंस और लिमिट का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। एस एन माइनस एल होता है ना, एस एन की जगह क्या है, -1 टू द पावर n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन की जगह 1/2 और यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंडीशन लिख लिए। ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए n जो है
m से बड़ा है, m कुछ भी हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, m की जगह 100 ले लीजिए। तो 100 से बड़े बहुत सारे इवन नंबर है, बहुत सारे ऑड नंबर है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं 100 से बड़ा हर नंबर इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर m 100 है तो 101 क्या है, ऑड नंबर है। 102 क्या है, इवन नंबर है। 103 ऑड नंबर है। 104 इवन नंबर है। यानी ये m कुछ भी हो, इससे बड़े जो नंबर्स हैं इवन भी होंगे, ऑड नंबर्स भी होंगे। तो इसीलिए हम पहले n को इवन लेंगे। अगर n को इवन नंबर ले लिए तो -1 की पावर इवन यानी +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इनइक्वलिटी, 1 - l लेस देन 1/2। n ऑड भी हो सकता है, अगर n को ऑड लेंगे तो ऑब्वियसली ये -1 होगा, और -1 - l का मॉड 1 + l हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही होगा मॉड के डेफिनेशन से। ये इक्वेशन 3। अब 2 = 2, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 को मॉड 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। अब 2 को 1 + 1 दो बार लिख लिए और प्लस l और -l कर लिए। देख सकते हैं l और l कैंसिल होकर फिर से 2 आएगा। तो हम 2 को 1 + 1 लिख दिए और l को यहाँ प्लस और माइनस कर दिए। अब ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई कर लिए। इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि एक साथ मॉड है, इन दोनों को अलग अलग मॉड करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है पहले वाले से। अब ये और ये दोनों ही क्या है, 1/2 से छोटा है। इक्वेशन नंबर 3 से 1 + l छोटा है 1/2 से, और इक्वेशन नंबर 2 से 1 - l छोटा है 1/2 से। तो 1/2 1/2 1 आ गया। तो हमको क्या मिला, 2 1 से छोटा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम किए हैं वो गलत एज्यूम किए हैं, मतलब एजम्पशन गलत है। हम क्या एज्यूम कर लिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ऐसा करने से ही वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिला है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। एजम्पशन गलत है मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब कहलाता है, जब उसकी लिमिट हो, और कैसी लिमिट हो, फाइनाइट। फाइनाइट के साथ साथ डेफिनेट नंबर हो, एक फिक्स नंबर हो, तब हम उस सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो और डेफिनेट हो, तब कॉन्वर्जेंट होता है। अदरवाइज वो डाइवर्जेंट कहलाता है। तो डाइवर्जेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट +∞ या -∞ हो, उसको प्रॉपरली डाइवर्जेंट बोलते हैं। और ऐसी भी सीरीज होती है जिसकी लिमिट ऑसिलेट करता है, फिक्स नहीं होता, कभी -1 1 ऐसा ऑसिलेट करे, तब उस सीक्वेंस को ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो कॉन्वर्जेंट जिसकी लिमिट फाइनाइट और डेफिनेट हो, और डाइवर्जेंट जिसकी लिमिट +∞ या -∞ हो, उसको प्रॉपरली डाइवर्जेंट बोलते हैं। और जो ऑसिलेट करती है जिसकी लिमिट, उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2n कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट है और फिक्स है, 0 है इसकी लिमिट। अब इसकी लिमिट 0 है, उसको प्रूफ करके बता देते हैं। फिर से हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, मॉड ऑफ Sn - l, मॉड ऑफ Sn - l इज लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं। तो l की जगह 0 है, Sn की जगह 1/2n है। इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ले लिए। अब 2n को इस साइड और एप्सिलॉन को इस साइड ले आए, तो क्या मिल जाएगा, 2n ग्रेटर देन 1/ε। बोथ साइड log ले लिए और log 2 को ट्रांसफ़र कर दिए। हम अगर इस इनइक्वलिटी को लें तो ये रिजल्ट मिलता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर n को इससे बड़ा मान लें तो ये इनइक्वलिटी मिलेगा। ठीक है, n अगर इससे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा कोई भी नंबर लें, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ले,
अगर ऐसा एम ले लें, कैसा एम ले लें, log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन log 2 से बड़ा, ऐसा रियल नंबर तो होगा ही। तो इससे बड़ा कोई रियल नंबर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो है एस एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन सेटिस्फाई करता है। एक बार फिर से देखिए, हम एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं। एस एन की जगह 1/2 टू द पावर एन है, एल की जगह 0 है, और इसको लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं, और इससे हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या फाइंड कर लिए, एन इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो इससे बड़ा तो एन पॉसिबल ही है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम एन को इससे बड़ा लें तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि हम एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू लें, क्या होगा, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एम मिलेगा जो इससे बड़ा होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे क्या क्लियर हो गया, ऐसा एम प्राप्त हो रहा है, इसलिए बोलेंगे कि 1/2 टू द पावर एन की लिमिट क्या है, 0। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस सीक्वेंस की लिमिट 1 है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट 1 है, तो फिर हम वहीं से चालू करेंगे, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेके, और हम क्या प्राप्त करेंगे, एन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या प्राप्त किए, एन। हमको एन, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा एन प्राप्त होना ही चाहिए। अगर ऐसा एन प्राप्त होता है तभी हम बोलते हैं कि इसकी लिमिट एल होगी। तो यहाँ पर भी हमको लिमिट तो 1 पता है, अब हमको इस 1 के लिए हमको एम प्राप्त करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 माइनस करेंगे इन दोनों को, तो -1 टू द पावर एन अपॉन 2n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ये लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि मॉड के अंदर है तो -1 टू द पावर एन चाहे माइनस हो कि प्लस, इसका मॉड तो पॉजिटिव होगा, और 1/2n स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मॉड से बाहर निकाल दिए, और एन स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र, एप्सिलॉन को इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो क्या मिल गया, एन स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 एप्सिलॉन। स्क्वायर रूट ले लें तो एन ग्रेटर देन 1/√2 एप्सिलॉन। तो हमको यहाँ पर भी एक एन मिल गया, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ भी एक एम एग्जिस्ट कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए इस सीक्वेंस की लिमिट 1 होगी, यानी ये भी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा। अब डाइवर्जेंट, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है 3n, क्योंकि इसकी लिमिट लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और ये वाला जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इसकी लिमिट जो है -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, इसलिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी दोनों के दोनों कॉन्वर्जेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो और इस वीडियो लेक्चर को देखिए, बार बार देखिए, बुक का हेल्प लीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो चैप्टर है इसमें धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन कीजिए, पेशेंस के साथ पढ़िए, एंजॉय करेंगे। और पुनः आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो अपने और फ्रेंड लोगों की हेल्प कीजिए, इस वीडियो लेक्चर को उन तक पहुँचाइए, ताकि इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट वो भी उठा सकें, और मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो पूरा हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।